हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए हम लोग 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला कर रहे हैं उसमें लगातार हम वीडियोज ले रहे हैं और आज आपका ये नवा वीडियो। कौन सा सर? नवा वीडियो है, आपको याद रखना है। इससे पहले 8 वीडियो हमने लिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीके जीएस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ ये क्लास आपके लिए तैयार की जाती है जो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स में हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या रहा? गुजरात का अधिकांश भाग आच्छादित होता है काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या मरुस्थलीय मिट्टी से। दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत को अपने देखते हैं तो दक्षिण भारत में क्या देखते हैं सर? दक्षिण भारत में जो आपको यहाँ पर मिलता है, इस पठार को हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दक्कन के पठार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और दक्कन के पठार में कौन सी मृदा का विस्तार हुआ है? तो आप कहेंगे काली मृदा का विस्तार हुआ, जिसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर सर? महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो गुजरात का अधिकांशी भाग है वो भी किससे है? काली मिट्टी से मतलब आच्छादित होता है, मतलब काली मिट्टी का विस्तार गुजरात में ज़्यादा है। और इसलिए गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है। कपास के उत्पादन में अगर नंबर 1 आपसे पूछा है तो क्या बोलेंगे सर? गुजरात आता है, ठीक है। गुजरात, और भी याद रखना है, गुजरात मूंगफली के उत्पादन में भी क्या है सर? नंबर 1 पर है। हालांकि मूंगफली जो होती है बलुई जमीन में होती है, ठीक है। जो लेखपाल वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कुद्रेमुख लौह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कुद्रेमुख। तो आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है, कुद्रेमुख कहां पर है? आपकी कर्नाटक में हो जाएगी। आपको याद रखना है, पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कह रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कहां पर रिजर्व बैंक की, मतलब सॉरी, कब की गई थी रिजर्व बैंक की स्थापना? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया। कहां सर? कलकत्ता को बनाया गया। फिर क्या हुआ 1937 में? कब सर? 1937 से इसका स्थायी मुख्यालय मुंबई में है। कहां सर है? मुंबई में है। आपको याद रखना कहां है? मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना। तो आपके एग्जाम में ये भी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि बताइए जो आपकी रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय कब स्थापित हुआ? तो क्या बोलेंगे? 1937 में। अगर इसके हम बात करें सर इसके राष्ट्रीयकरण की, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। ये बात है 1798 की। 1798 में क्या हुआ? 1798 में जमान शाह ने क्या किया? पंजाब पर आक्रमण कर दिया। किस पर सर? पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब पर आक्रमण करने के बाद जब लौट रहे थे जमान शाह, तो इनकी जो तोपें थीं वो कहां पर गिर गई? इनकी तोपें कहां गिर गई? तो आप कहेंगे चेनाब नदी में सर गिर गई। इनकी तोपें चेनाब नदी में गिर गई। तो क्या हुआ? चेनाब नदी से इनकी तोपों को किसने निकलवा दिया? जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह ने इनकी तोपों को निकलवा दिया। फिर क्या हुआ? रणजीत सिंह को जब ये खुश हो गया जमान शाह भाई इनकी मदद की, तो क्या किया? जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। मतलब लाहौर दे दिया। कहा लाहौर आप पर शासन करते हैं, ठीक है। अब लाहौर दे दिया तो इनकी शक्ति का विस्तार हुआ रणजीत सिंह की। और फिर क्या हुआ? जमान शाह ने इनको क्या की थी? 1799 में। कब? 1799 में उपाधि दे दी थी राजा की, ठीक है। किसने? जमान शाह ने। और लाहौर पर रणजीत सिंह ने आक्रमण भी कब किया था? 1799 में ही किया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिमालय से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को। क्या रहा है? निम्नलिखित हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया। कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा हिमालय पर्वत अधिकांश नवीन चट्टान है। ये बात बिल्कुल सही। हालांकि देखिए सबसे प्राचीन हमारे अरावली मानी जाती है। वैसे हिमालय भी प्राचीन है, लेकिन इनको हम लोग क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब ये सही है। अगला विकल्प कह रहा है कि हिमालय का जो उत्थान हुआ वो प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन काल में हुआ। ये भी बात बिल्कुल सही है। आपको पता ना होगी, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है ये जो इसका हिमालय का निर्माण हुआ है वो प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन युग में हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल द्वारा निर्मित हुआ है। कहने का मतलब ये है जो हिमालय वर्तमान स्वरूप में आप बहुत जगह देखते हैं कि हिमालय क्या हुआ? कट छट गया। क्या हुआ?
हुआ सर, कट छट गया है, कट छट गया तो क्या हुआ, हिमानी। हिमालय मतलब क्या होता है, जो हिमानी मतलब ये ग्लेशियर होते हैं, इन्हें हम लोग हिमनद भी कहते हैं, हिमानी। तो जो नदियां आई हैं उनके द्वारा कट छट गया, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। गलत आपकी कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वत अधिकांश आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, ये आपकी बात गलत है। तो चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी हिमालय के बारे में आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता ही होगा। चलिए मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं हिमालय के बारे में क्या बातें हैं। देखिए सबसे पहले आपको हिमालय के बारे में याद रखना, जो सबसे भाग है वो सबसे ऊपर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, जो तीन भागों सबसे ऊपर काराकोरम भाग हो जाएगा, नीचे आपका लद्दाख हो जाएगा और इसके नीचे जास्कर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, जास्कर। इन तीनों श्रेणियों को हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं सर, ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपका मेन हिमालय जो अराकानियोमा तक से जाकर फिर नीचे कोई और अंडमान निकोबार की तरफ निकल गया। उसके बाद आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा, जो टुकड़ों के रूप में, जिसकी आप चोटियां पढ़े, जैसे पीर पंजाल श्रेणी पढ़ते हैं, धौलाधर श्रेणी पढ़ते हैं, महाराष्ट्र कह रहा हूं, महाभारत श्रेणी पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये सभी इसकी लघु हिमालय की चोटियां मतलब श्रेणियां। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय, और उसके बाद आपका गंगा का मैदान शुरू होता है। क्या है, गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तो ये क्रम भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है बताइए नदी और कौन सी नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, आपको बताना है। नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, काली नदी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काली नदी ये चर्चा में भी ज्यादातर रहती है। काली नदी, काला पानी विवाद जो आपने सुना होगा, वो काली नदी को ही लेकर है भारत और नेपाल के बीच। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा करता है यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं किससे, नेपाल से। बहुत लट्टू सवाल है, आपको पता होगा, आपको ये प्रश्न बताना है। ठीक है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है नवंबर 2018 में आयोजित होने वाले, मतलब आयोजित हो चुके, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। कह रहा है नवंबर 2018 में आयोजित होने वाले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। मतलब 2018 में जो मेजबानी की गई किसकी, महिला T20 विश्व कप की, T20 विश्व कप की, तो वो किसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है ये वेस्ट इंडीज के द्वारा की गई। किसके द्वारा, वेस्ट इंडीज के द्वारा की गई। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुए हैं किसके, विश्व कप हुए हैं 2022 में जो विश्व कप हुए हैं, महिला विश्व कप, इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जो फाइनल मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया महिला का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, विजय हासिल की है। तो आपका करंट का प्रश्न है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं। ठीक है, कह रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए ओलंपिक में आपको बता देता हूं 5 वलय होते हैं। कितने, 5 वलय। कौन कौन से थे लिखिएगा। एक से होता है काला, एक आपका होता है काला। अभी बताता हूं कि किसको, ये क्या होते हैं, महाद्वीप को इंगित करते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं आपको आइए समझते हैं। ठीक है, फिर आपको पीला याद रखना है। ठीक है, फिर आपको एक याद रखना है हरा, एक क्या रखना है हरा। ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूं, ये आपको लाल याद रखना है। ठीक है, लाल याद रखना है। ठीक है, जो काला है, काला ये अफ्रीका को, किसको सर, अफ्रीका को इंगित करता है। पीला अपने एशिया को इंगित करता है। ठीक है, एशिया को इंगित करता है। ये लाल दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को, लाल क्या अमेरिका को इंगित करता है, दक्षिण अमेरिका और उनको दोनों को। ठीक है, हरा ये कहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करेगा। और सफेद आपका यूरोप को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद, सॉरी सफेद ने नीला, नीला कहां को, नीला आपको यूरोप को। एक नीला होता है, इसी में नीला आ जाएगा, नीला किसको, ये यूरोप को। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अच्छा कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है जो आपके जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई और पहली बार कहां हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं 2020 वाले थे वो नहीं हुए, 2021 में ये कहां हुए, टोक्यो में। वो कहां हुए, टोक्यो में हुए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा किसमें हुआ सर, टोक्यो में हुए। ठीक है, और 2024 के कहां होंगे, तो 2024 के आपके पेरिस में होंगे। कहां पर होंगे सर, पेरिस में होंगे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस में स्थित नहीं है, सॉरी पेरिस में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। कहां सर, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। आपको याद, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद होनी चाहिए। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। एफिल टावर कहाँ पर है, सॉरी पेरिस में है, आपको पता होगा। विक्टोरिया मेमोरियल ये अपने कोलकाता में देखने को मिलता है। और पीसा की झुकी हुई मीनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आई है। ये कहाँ पर है, इटली में है, आपको भूलना नहीं। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है सर, इटली में है। विक्टोरिया मेमोरियल अपने कोलकाता में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में है। और एफिल टावर पेरिस में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में मुझे मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, तो मैंने जरूर
उठाया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दिल्ली के लिए लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अगर आपसे आगरा की मोती मस्जिद पूछ दे सर, क्या बताएंगे? आगरा की मोती मस्जिद, तो बोलेंगे आगरा की जो मोती मस्जिद थी इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसका सर? शाहजहां ने करवाया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो लाल किले की मोती मस्जिद है इसकी निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। बात करेंगे सर औरंगजेब की, तो क्या हुआ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये 1600 सॉरी एक मिनट रुक जाए, हाँ 1658 में, 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठता है। 1707 तक गद्दी पर बैठता है, आपको पता होगा। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और शिवाजी के इनके कई विद्रोह हुए, आपको मतलब शिवाजी से लगातार इनका संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न कह रहा है कि अष्टप्रधान नामित नाम की मंत्रिपरिषद किसमें थी? देखिए आप 2-3 नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं? गुप्त काल में सब। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे पहले जो ये मंत्रियों के नाम रखने की प्रथा थी वो कहां से आई? तो आप गुप्त काल में क्या देखते हैं? नवरत्न आए। नवरत्न अकबर के दरबार में ही नहीं थे, इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे? जो नवरत्न रहते थे, जो नवरत्न रहते थे, इन नवरत्न कहीं कहीं लिखा नवरत्न। ठीक है, आप कुछ भी समझ लिए। ठीक है, नवरत्न जो मिलते थे ये कहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे? आज जैसे वराहमिहिर हो गए, कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये कहाँ पर थे? ये सब आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। ठीक है, याद रखेंगे, गुप्त काल में। ठीक है, अच्छा विजयनगर प्रशासन में कृष्णदेवराय के समय आपको अष्टदिग्गज देखने को मिलेंगे। वो क्या थे? अष्टदिग्गज। कौन थे सर? अष्टदिग्गज देखने को मिलते हैं। एक मिनट आई एम सॉरी, अष्टदिग्गज जो थे वो कहां पर देखने को मिले? कृष्णदेवराय में। मराठा प्रशासन में आपको शिवाजी के काल में कौन मिलेंगे? प्रधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, अष्टप्रधान आप जैसे वाक्यानिवीस हो गया, सुरुनिवीस हो गया, सुमंत हो गया, ये सब जो पद थे वो आपको कहाँ? न्यायाधीश वाला पद हो गया। ठीक है, और पेशवा वाला पद हो गया। जो जितने भी पद मिलेंगे आपको मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और नवरत्न, वो अकबर के दरबार में, वो तो सबको पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? दोस्तों अगर मैं बता देता हूं, इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से लगभग 22 से 23 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बाकी के जो प्रश्न मैंने लिए हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके नए प्रश्न हैं, इसी महीने का करंट, और बहुत ही 2-3 प्रश्न मैं हर बार करंट के लेता हूं ताकि आपकी करंट भी तैयार होती चले आपके एग्जाम के लिए। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में जरूर बताएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये बात है 1784 की। कब की? 1784 की बात है। और कौन सा आपने पढ़ा होगा? मंगलोर के कितने, सॉरी मंगलोर के कह रहा हूं, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध? तो आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 मैसूर युद्ध हुए, जिसमें से क्या 2 हैदर अली ने और 2 टीपू सुल्तान ने लड़े। और 1784 में दूसरे में किसकी बात है? दूसरे मैसूर युद्ध की बात है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और फिर टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि की थी, और किसके साथ? लॉर्ड मैकार्टनी के साथ की थी। किसके साथ? मैकार्टनी के साथ की थी। और मद्रास का ये गवर्नर था। गवर्नर कहाँ का था? मद्रास का। जो मैकार्टनी था ये मद्रास का गवर्नर था। ये बात आपको याद रखनी है। मंगलोर की संधि हुई थी। और उसके बाद सबसे लास्ट में 1799 में टीपू की भी मृत्यु हो गई। 1799 में जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू की भी मृत्यु हो गई थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना। और ये सभी के सभी मैसूर के शासक, चाहे वो टीपू सुल्तान हो जाए चाहे वो हैदर अली। और ये मैसूर कहाँ? ये मैसूर जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ है फिर मैसूर साम्राज्य बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? मैं हर प्रकार, चाहे वो साइंस हो, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स या आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर प्रकार के क्वेश्चन लेता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलावा हमारे आहार में, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा था? तो कहेंगे वसा। वसा जो होता है ये भी आपके ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न भारत संघ के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एयू ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो आपको हमेशा याद रखना सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिन्हें राष्ट्र गुरु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको याद रखना द पॉवर्टी एंड वेटेज रूल इन इंडिया, इनकी बुक नहीं भूलनी है। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और 20 रुपये प्रति आय बताई थी। इनका 1906 का, मैं कई बार आपको एग्जाम में बताता हूं, 1906 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में 10 बार पूछा गया है। 1906 का अधिवेशन नहीं याद रखना है। जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कहां पर?
कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी सबसे पहली बात स्वराज शब्द का मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज शब्द की पहली बात मांग की गई थी। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है, इन्हें अशांति का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ 1900, ये उन्हीं ने शुरू मतलब इनका ही हाथ था। ठीक है, मतलब इन्हें इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया और 1916 में आपको याद रखना है एनी बेसेंट के साथ क्या होम रूल लीग में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्लियर है, चलिए। और एयू ह्यूम तो 1885 को तो आपको पता ही होगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, उस वक्त वायसराय कौन था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भारत संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे भारत संघ के संस्थापक। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट या कैल्साइट। बोलेंगे निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, क्या बोलेंगे, क्रायोलाइट में। क्रायोलाइट में आपकी ऑक्सीजन नहीं होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का। चलिए अगले प्रश्न कहता है, क्या वह धातु कौन सी है जो अपने ई ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। साइंस का ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरा, जो अपने ही मतलब ऑक्साइड जो होता है अपने ही परत से सुरक्षित रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। बोलेंगे भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा करनाल में। कहाँ पर सर, करनाल, करनाल में स्थित है भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। स्टैटिक का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से। ठीक है, राइडर कप। अगर मैं आपसे पूछूं संतोष कप, क्या पूछूं सर, संतोष कप का संबंध किससे। आगा खां कप पूछूं तो किसका, आगा खां। आगा खां कप का अगर पूछूं तो क्या है, सीके नायडू। सीके नायडू कप का पूछूं तो क्या है, आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मैं बता देता हूं, राइडर कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित, किससे, राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, इनके क्या क्या है, संतोष ट्रॉफी हो गया, आगा खां कप हो गया और सीके नायडू, इनके आप लोग जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा युग्मक होता है। निम्नलिखित में कह रहा, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्मक होता है, तो क्या बोलेंगे, केसिन और लैक्टोज। क्या होता है सर, केसिन और लैक्टोज होता है दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा, मनरेगा राष्ट्रीय निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। पॉलिटी के बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लागू होता है। देखिए मनरेगा जो है ये आपका कानून के रूप में लागू किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं मनरेगा की तो 2006 में इसकी शुरुआत होती है, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाती है 2006 से। अधिनियम 2005 का था, 2006 से इसकी शुरुआत की जाती है। 2009 में इसका नाम, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जब किया गया तो फिर इसका 2009 में मनरेगा हो गया। ठीक है, इसमें 100 दिन की मतलब 100 दिन का कार्य किया जाता है, कार्य दिया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है, किसके द्वारा, आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और आर्टिकल 43 अगर मैं पूछूं तो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल 43 आपका डीपीएसपी है। क्या है डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप देखते हैं तो इनकी चर्चा हमें आर्टिकल में 36 से 51 तक भाग 4 में की जाती है। आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी। क्लियर है, चलो भाई साहब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या किस राज्य ने लिविंग, करंट का क्वेश्चन है भाई साहब, करंट का, अभी हाल ही का ये क्वेश्चन है। क्या किस राज्य ने, ये करंट का क्वेश्चन है, किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मतलब ये प्रस्तावित किया गया, अभी शामिल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या है, लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की जा रही है, तो ये मेघालय का, कहाँ का सर है, मेघालय का। आपको याद रखना तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लिविंग रूट ब्रिज है आपको याद रखना, ये मेघालय का पड़ता है। ठीक है, चलिए मेघालय के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ की 3 जनजातियाँ हैं और जो पहाड़ियाँ भी हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। मानसराम यहाँ का एक स्थान है, मानसराम जो वर्षा के लिए जाना जाता है, और वो कौन सी, ये खासी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। कई बार एग्जामिनर आपसे खेलता है और 3 ऑप्शन देगा, गारो, खासी, जयंतिया, और एक कोई और दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, क्या बोलेंगे, खासी पहाड़ी पर, क्योंकि खासी पहाड़ी पर ही कौन, मानसराम में स्थित है। ठीक, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न भाई साहब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया जाता है। बोलेंगे कौन सा विषय जो है धन विधेयक के संबंध में शामिल नहीं किया। देखिए धन विधेयक की मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर लोकसभा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी। अब बात कर लेते हैं, देखिए कर से संबंधित कोई भी कर होगा, कर सभी किस में आएंगे, धन विधेयक में, बिल्कुल सही बात है। उधार, अगर आपसे कोई विदेश से उधार ले रहे हैं या किसी ने राज्य ने केंद्र से उधार लिया है तो वो
भी जितना भी आएगा वो धन विधेयक में ही आता है, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि ये तो भैया ये आती ही आती हैं, ठीक है। फिर कौन से नहीं, जो आपके जुर्माने और अर्थदंड के उपबंध होते हैं ये आपके इसमें मतलब धन विधेयक में जुर्माने शामिल नहीं किए जाते। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किसे एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। 1909 का जो अधिनियम था, इसमें आपको पता होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि पृथक निर्वाचन जो मुस्लिमों के लिए था 1909 में दिया गया, ठीक है। और 1935 का जो अधिनियम था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में क्या हुआ, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। 1935 से हमारे संविधान में बहुत सी चीजें ली गई, चाहे जैसे राज्यपाल का पद हुआ, आपके जो आपातकाल उपबंध हैं वो भी जो हुए 1935 के शासन अधिनियम से ही हमने लिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला ये भी करंट का प्रश्न है कि 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में स्थापित किया गया। आपको अगर करंट नहीं पड़ी है तो भी ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सूरज कुंड झील कहाँ पर है, हरियाणा। कहाँ पर हो जाएगा सर, हरियाणा। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में आपको याद रखना है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, क्या भारत की संसद द्वारा, ये भी करंट का क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप का नाम कौन सा है। तो आप क्या बोलेंगे, डिजिटल संसद ऐप। क्या हो जाएगा सर, डिजिटल संसद ऐप है, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका दोस्तों 25 में से स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर होता हूं आपके एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।